सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और आज से शुरू करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करना। वन शॉट में बोर्ड्स 2024 के लिए हम डीएनएफ ब्लॉक करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि इस चैप्टर से भी आपके 95% से ज्यादा मार्क्स आए। कुछ सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा और इसके बाद में जो हमारा इसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो आएगा, जब आप ये दोनों मिलाकर पढ़ लेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं करना कि सर आपने ये वाला पार्ट तो छोड़ दिया, सर आपने वो वाला पार्ट तो छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ करने का, टेंशन लेने का नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बिना किसी टेंशन के हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोगों को हमसे कनेक्ट होना है तो भाई मेरा YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल आप सभी लोगों को पता है, एंड उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रेविटी सर्कल YT करके है, आप इसको टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। नो टेंशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मृत्युंजय.पंड्या मेरा हैंडल है। तो अब बात करते हैं गाइस डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। चलो तो गाइस देखो बेटा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप उसे क्या जवाब दोगे? सीधी सी बात है, आप जवाब दोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स दैट हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो उसे हम लोग क्या जवाब देंगे? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या ये चीज क्लियर है? सर डी ब्लॉक इनकम्प्लीट क्यों होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल जब आप अफबाउ प्रिंसिपल की बात करेंगे तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। 3p के बाद कहां जाओगे? 3p के बाद आप जाओगे 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने के बाद फिर आप वापस से एक स्टेप अंदर आओगे और फिर 3d में आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे। फिर आप 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करोगे। तो यह बात तो पक्की है कि d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट रहेंगे, क्योंकि d ऑर्बिटल में एक वक्त पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप पहला इलेक्ट्रॉन भरोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते 9 इलेक्ट्रॉन्स तक आप भरोगे, तो d ऑर्बिटल तो इनकम्प्लीट ही रहने वाला है। तो d ऑर्बिटल जिसका इनकम्प्लीट है वो कहलाते हैं आप लोगों के डी ब्लॉक एलिमेंट। यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है, यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है, और वो एक्सेप्शनल केस आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन है। वो है जिंक, वो है कैडमियम और वो है मरकरी। ये तीनों के तीनों बच गए, ये तीनों कहलाते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कहलाते हैं सूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ठीक है, ऑल दीज आर कॉल्ड एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इन तीनों का डी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, बिकॉज दे हैव n-1d10 कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? इनका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है। तो बिकॉज दे हैव अ फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों हम इनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, तो गाइस आप अभी तो बस इतना समझ लो कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे जिनका इनकम्प्लीट एफ ऑर्बिटल होगा, जिनका इनकम्प्लीट एफ ऑर्बिटल होगा वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, उससे ना ज्यादा आएगा, उससे ना कम आएगा। ठीक है, इसीलिए जितना डिस्कशन कर रहा हूं मेरे बच्चों उतना ही काम का है। चलिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको यहां पर दे रखा है कि इन्हें ट्रांजिशनल मेटल्स बोला जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट? तुम्हारे मन में सवाल आए ना आए, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखो, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट साइड देखोगे
तो ये है आप लोगों के एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और पीरियोडिक टेबल में जब आप लोग राइट साइड देखोगे तो ये है मेरे बच्चों तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं आपके ये डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली ये ट्रांजिशन का काम कर रहे हैं। ट्रांजिशन आजकल का हर बच्चा जानता है कि एक लड़का खड़ा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, घूंघटे में चंदा है फिर भी ये फैला, चारों ओर उजाला, होश न खोदे कहीं जोश में देखने वाला, ताली बजाएगा, पाउडर उड़ेगा और वो लड़का एकदम लड़की बन जाएगा। टैडेंट टैडेंट, दिस इज ट्रांजिशन। एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो वो पहले लड़का था, बाद में लड़की बन गया, तो लड़के से लड़की के बनने के बीच वाला पार्ट, जब पाउडर उड़ता है, गाना एकदम स्लो से हाई नोट पर आता है, फट, तो वो जो पार्ट है वो ट्रांजिशन। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक से जब आप लोग पी ब्लॉक की तरफ जाओगे तो इनकी प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। एस ब्लॉक प्योर मेटल, पी ब्लॉक में मेटल बी, मेटलॉइड बी और नॉन मेटल बी। एस ब्लॉक में लगभग सारे सॉलिड, पी ब्लॉक में बहुत सारे गैस, लिक्विड, सॉलिड, सब। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर, यहां इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले या एक्सेप्ट करने वाले। तो बड़ी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी के बीच वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं डी ब्लॉक। दे शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, दे शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। इसीलिए ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ट्रांजिशन मतलब ब्रिज, ये ब्रिजिंग एलिमेंट है, BRIDGING। ये लोग क्या है, ब्रिजिंग एलिमेंट है, ये ब्रिज करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों, कोई परेशानी मेरे लाडलो, मेरे गुलजारी लालो, पक्की बात, 100% क्लियर। क्या हम लोग आगे चलें? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, तो ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन उसके पहले बच्चों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक छोटी सी बात मेरी आप लोग ध्यान रखना। आप लोग स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि आपके डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के 95% क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हवाला देते हुए सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा ना, और जब हम लोग PYQs करेंगे ना, तब आपको ये रियलाइज होगा, तब आपको ये रियलाइज होगा। एक चीज ये, दूसरा मेरे बच्चों, आप लोग है ना सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेंगे। आप लोग सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेंगे, क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा, आई रिपीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप लोग सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेंगे? पक्की बात, कोई प्रॉब्लम? पक्का। एक आप लोग लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे, क्योंकि लेड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 5s0 और 3d10 हो जाता है। ये थोड़ा अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने 5s को 0 और 4d को 10 कर लेता है। तो इस बात पे थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। इतना कर लिया अगर आप लोगों ने, तो फिर अपने को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर एफ ब्लॉक में किसका याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब यहां पर अपन चलते हैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ, इज मेल्टिंग पॉइंट। देखो, किसी भी चीज को मेल्ट करना मतलब उसके एटम्स को एक दूसरे से दूर करना। सॉलिड के अंदर सारे एटम चिपके हुए होते हैं, लिक्विड के अंदर एटम दूर चले जाते हैं। अब लिक्विड के अंदर एटम दूर जा रहे हैं, मतलब एक एटम दूसरे एटम से सॉलिड फॉर्म में स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे से दूर जा रहा है, मतलब हमें इन दोनों के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना है। अब क्योंकि आप यहां पर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हो, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन सी बॉन्डिंग देखी जाएगी? ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्डिंग देखी जाएगी, क्योंकि डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से नेचर के होते हैं? मेटालिक नेचर के होते हैं।
अब जब डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट मेटेलिक नेचर के हैं तो ऑब्वियस सी बात, जिसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसकी मेटेलिक बॉन्डिंग कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और यहां पर मेटल की अगर अपन बात करें और मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करें तो मेटेलिक बॉन्डिंग तो डिपेंड करती है कि एक एटम के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपके मेटल के पास में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और उसकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उसका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होगा। यहां पर आप खुद देखो इस चीज को, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, यहां पर आप ग्राफ के अंदर देखो, दिस इज क्रोमियम, दिस इज मॉलिब्डेनम एंड दिस इज टंगस्टन। टंगस्टन जो है ये आपके 5D सीरीज का एलिमेंट है। जो आपका मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम आपकी 4D सीरीज का मेटल है, और यहां पर आपका जो क्रोमियम है, क्रोमियम अपनी 3D सीरीज का एलिमेंट है। तो 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो या 3D सीरीज हो, इन सब के अंदर इनके मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। रीजन, क्योंकि इन सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब इन लोगों के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर एक सेकेंड रुक जाओ, फिर ये मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत स्टेबल, प्लस इसके पास में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊपर टेक्नीशियन के पास में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सडनली इनका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों हो गया? मैग्नीज का और टेक्नीशियन का सडनली मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया? तो सबसे पहले तो आप यहां पर यह समझो, सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करो कि क्रोमियम की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर 24, तो क्रोमियम के 4s में 1 और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी क्रोमियम के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है। वहीं जब मैं क्रोमियम से मैंगनीज की तरफ जाऊंगा तो मैंगनीज के 4s में 2 और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एंड नो डाउट मैंगनीज के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से कम है। एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये बच्चों कि मैग्नीज का 4s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है और 3d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और हम सब लोग जानते हैं कि मैग्नीज का इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, जब मैग्नीज एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, तो वो ऑटोमेटिकली लेस स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। वो क्या करेगा? वो बहुत ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। आप खुद एक बात ऑब्जर्व करो, नोबल गैसेस क्यों किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते? क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। सिमिलरली यहां पर आपके जो मेटल्स हैं उनमें मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से वो एटम अपने आप में स्टेबल है और अपने आप में खुश है, उसको किसी और के साथ बॉन्डिंग बनाकर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाने की जरूरत नहीं है। मतलब मैग्नीज बोले तो नरेंद्र मोदी अकेला ही इतना पावरफुल है कि भाई खुद ही चुनाव में बीजेपी को इतनी सीट जिता देता है। भाई साहब अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए जितनी सीट चाहिए होती उतनी अकेले ही ले आते अपने मोदी जी, और बात खत्म। उनको किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टीज कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा फॉर एग्जांपल बिहार में क्या हुआ, बिहार में नीतीश कुमार के पास में इतनी सीटें नहीं है कि वो सीएम बन जाए, तो कभी वो लालू प्रसाद की यादव की पार्टी से गठबंधन कर लेता है, तो कभी नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन कर लेता है और मिली जुली कुश्ती लड़के सीएम बन जाता है। तो यहां पर क्या होगा, जो खुद ही इतना स्टेबल है, जिसके खुद के पास में इतनी सीटें हैं, वो खुद ही पीएम बन जाएगा। तो मैग्नीज क्या है, अपने आप को मोदी जी समझता है कि भाई अपन तो खुद ही अकेले इतने स्टेबल हैं कॉन्फ़िगरेशन के साथ कि अपने को किसी और मैग्नीज के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया, इसीलिए उसने दूसरे एटम के साथ मेटेलिक बॉन्डिंग लेस स्ट्रॉन्ग कर ली, इसीलिए सडनली इसका जो
मेल्टिंग पॉइंट है वो सडनली एज कंपेयर टू क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? सेम आंसर आप टेक्नीशियन के लिए देंगे और रेहनियम के लिए देंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में किसका आएगा? बोर्ड एग्जाम में जो मैंने बताया, जो मैंने पढ़ाया, केवल उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आगे चलते गाइस इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की तरफ। गाइस इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है एक एटम, एक मेटल जिसके हर एक एटम को हम अलग कर दें। एक एटम दूसरे एटम से जो स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाकर जुड़ा हुआ है, अगर हम उसके वो फोर्स को तोड़ दें और दोनों एटम को एक दूसरे से अलग कर दें, दैट इज कॉल्ड एज एटोमाइजेशन। ये कुछ वेपोराइजेशन जैसा है, लेकिन मेटल को वेपोराइज करने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी। सो नो डाउट आप यहां पर देखेंगे कि भले ही 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो या 5D सीरीज हो, सबका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा ही होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सो यहां पर जिसका जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर मेटल मेटल बॉन्डिंग होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर मेटल मेटल बॉन्डिंग होगा। देयरफॉर उतना ज्यादा आपका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। यह बात ध्यान रखना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है वो आता है कि मेरे को एक बात बताओ कि 3D से ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 4D का दिख रहा है, देखो ब्लू के मुकाबले ग्रीन, और 4D से ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमको 5D का दिख रहा है। तो यहां पर 3D से ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 4D का है, और 4D से ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 5D का है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप 3D से 4D, 4D से 5D की तरफ जाओगे, यानी जैसे जैसे आप हैवियर मेटल की तरफ जाओगे, भारी मेटल की तरफ जाओगे, उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ उनका मास भी बढ़ेगा, और इस वजह से उनके बीच में होने वाली मेटल मेटल बॉन्डिंग जो होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, और इसी वजह से उनकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक साइज के बारे में। देखो बेटा एक बात समझना, एक टर्म होती है Z इफेक्टिव, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब होता है पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत। दूसरा एक टर्म होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। दूसरा एक वर्ड क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे। जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज्यादा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया जाएगा। क्या यह बात समझ में आई? लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, दैट इज रिपल्शन ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन by the inner shell electron। and effective nuclear charge क्या होता है? it is power of nucleus to attract the valence electron। अब यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे एटम के अंदर तो अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल होते हैं। s ऑर्बिटल में अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे और f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। जो s ऑर्बिटल होता है आप जानते हो उसका शेप होता है स्फेरिकल। तो s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होने की वजह से वो न्यूक्लियस को समझता है कि ये केवल और केवल मेरा है, और वो न्यूक्लियस को स्फेरिकली चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। तो नो डाउट न्यूक्लियस अगर किसी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा
तो सबसे ज्यादा अगर किसी की जलेगी, सबसे ज्यादा अगर किसी को गुस्सा आएगा तो वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को आएगा। इसीलिए s ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, यानी s ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा ताकत से रिपेल करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना हो। फिर s ऑर्बिटल से थोड़ी कम पावर से p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कॉज करेंगे, यानी कि p ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल है जो कि न्यूक्लियस के सेकेंड सबसे क्लोजेस्ट माना जाता है आफ्टर s ऑर्बिटल। तो जब न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को भी गुस्सा आएगा और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, बट s ऑर्बिटल जितना नहीं। लेकिन दो ऐसे निठल्ले ऑर्बिटल हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल का शेप बहुत ज्यादा डिस्क्रीट होता है, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है, और ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, लेकिन ये d ऑर्बिटल और ये f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर एटम की पेरीफेरी यानी एटम की बाउंड्री के नजदीक पाए जाते हैं। यानी ये खुद ही न्यूक्लियस से दूर रहना पसंद करते हैं। ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में तो है, लेकिन उतना ज्यादा अट्रैक्शन में नहीं है जितना s और p ऑर्बिटल। इसीलिए d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो लोवेस्ट होता है, सबसे कम होता है। वहीं s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट हाईएस्ट होता है। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को? पक्का। अब अपन बात करते हैं अपने वेरिएशन इन एटॉमिक साइज की। तो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो? तो यहां पर आप लोग देख रहे हो दैट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अब सर ये एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज हो रहा है? देखो सीधी सी बात है, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, उसके न्यूक्लियस में 21 प्रोटॉन है, उसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे आप देखोगे कि d ऑर्बिटल के अंदर तेजी से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। आप देखोगे कि यहां पर निकल तक आते आते इसके d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, बात को समझना कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो यहां पर बैठा है, ये हमारा न्यूक्लियस बैठा है। अब ये न्यूक्लियस के आसपास पहला शेल, फिर ये न्यूक्लियस के आसपास दूसरा शेल, फिर ये न्यूक्लियस के आसपास तीसरा शेल और फिर ये न्यूक्लियस के आसपास चौथा शेल। अब आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने न्यूक्लियस के आसपास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए 1s2, फिर सेकेंड शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए 2s2 और 2p6, ये देखो 5 and 6। फिर आपने थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन रख दिए 3s2 और 3p6, 1 2 3 4 5 and 6। फिर उसके बाद में आपने फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। अब आप देखो आपका न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, और इसको अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता जा रहा है। भाई स्कैंडियम के न्यूक्लियस में तो 21 प्रोटॉन होंगे, तो ये 21 प्रोटॉन मिलकर अंदर के 1s, अंदर के 2s 2p और अंदर के 3s 3p के इलेक्ट्रॉन से लड़ते हुए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्शन कॉज कर रहे होंगे,
ये इलेक्ट्रॉन मिलकर इस पर रिपल्शन कॉज कर रहे होंगे, तो इनके रिपल्शन को ओवरकम करते हुए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन जब एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते निकल पर पहुंच गए, तो निकल पर पहुंचते पहुंचते इसके न्यूक्लियस के अंदर अब 21 नहीं बल्कि 28 प्रोटॉन हो गए। तो प्रोटॉन के बढ़ने से, यानी कि प्रोटॉन के बढ़ने से हम बोलेंगे दैट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इंक्रीजेस इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन का बढ़ जाना मींस न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। तो न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, अब वो इस वैलेंस शेल के 4s के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पूरी ट्राई कर रहा है। लेकिन अब आपके मन में ये भी तो सवाल आएगा कि भाई अगर तुम प्रोटॉन बढ़ा रहे हो तो बेटा इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेंगे, तो मेरे लल्ला इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ रहे हैं? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन 3D में बढ़ रहे हैं। तो 3D में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तीसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ा, चौथा इलेक्ट्रॉन बढ़ा, पांचवा इलेक्ट्रॉन बढ़ा, छठा इलेक्ट्रॉन बढ़ा, सातवां बढ़ा और आठवां बढ़ा। लेकिन ये आठों के आठों इलेक्ट्रॉन किस में आए? डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में आए, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यानी कि 1s 2s 2p 3s और 3p इन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को ये 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन जो इस d ऑर्बिटल में आए निकल के केस में, वो वेल्ले पड़े हुए, हमको कोई लेना देना नहीं है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को तुमको रिपेल करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन्स ने इनकी मदद करने से मना कर दिया। अब ये ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? न्यूक्लियस धीरे 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 पावरफुल होता जा रहा है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इसीलिए क्या होगा? आपका एटॉमिक रेडियस घटता चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर की ओर ले आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इंक्रीजेस इन न्यूक्लियस, विच मींस Z इफेक्टिव इंक्रीजेस ऑल्सो बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ d orbital, their screening or shielding effect decreases and therefore overall atomic size decreases। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। ये ग्राफ इस चीज को क्लियरली स्टेट कर रहा है। और अब आप खुद देख रहे हो कि ग्राफ के आखिरी में आकर देयर यू आर ऑब्जर्विंग कि एटॉमिक रेडियस थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि ये तो सब सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद इनका 3D, इनका 4D और इनका 5D पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, इसीलिए इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। ये वो बेसिक ट्रेंड फॉलो नहीं करते। तो एक तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर स्टार बना लो, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएंगे। आप देखो ये 3D के मुकाबले 4D का साइज बड़ा है, लेकिन 4D और 5D के साइज में कोई गैप नहीं है। यानी व्हाई यू गाइज आर ऑब्जर्विंग कि 4D एलिमेंट और 5D एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस सेम होता है। तो यहां पर हम इस चीज का जवाब पहले हम यहां पर देखेंगे कि 3D के मुकाबले 4D का साइज बड़ा है, लेकिन 4D और 5D का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट जिरकोनियम और हैफनियम का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट बराबर है। आप जरा मार्क करो जिरकोनियम कहां है। ये रहा जिरकोनियम, जिसे मैंने यहां पर मार्क करा, दिस इज योर जिरकोनियम। और तुम्हारा हैफनियम कहां है भाई? ये रहा तुम्हारा हैफनियम, यानी जस्ट जिरकोनियम के नीचे
ये रहा तुम्हारा हैफनियम। तो जिरकोनियम एंड हैफनियम में इवन जो तुम्हारा जिरकोनियम है, जो नीचे वाला एलिमेंट है, उसका साइज हैफनियम से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हम ग्रुप में नीचे की ओर जा रहे हैं तो टाइटेनियम के मुकाबले जिरकोनियम का साइज तो बड़ा है, लेकिन जिरकोनियम के मुकाबले हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया। तो इसका जवाब है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका जवाब क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ सर व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? हुडी बाबा, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो देखो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या है, जब आप जिरकोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसके 5s में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद आप इसके 4d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं जिरकोनियम के अंदर। लेकिन जब आप लोग हैफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हैफनियम के 6s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5d में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बीच में आप लोग देखोगे कि इसका 4f ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भी आ गया है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि यहां पर केवल 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाने से पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है और साइज डिक्रीज हो जाता है। तो सोचो, यहां पर हैफनियम में 5d में इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं, उल्टा 4f में भी इलेक्ट्रॉन चले गए। तो कुल मिलाकर यहां पर f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन यहां पर f ऑर्बिटल है ही नहीं। तो हैफनियम सीरीज के अंदर बिकॉज ऑफ 4f ऑर्बिटल which have poor screening effect, atomic size decreases। क्योंकि इन सीरीज के एलिमेंट्स के अंदर 4f ऑर्बिटल में भी 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, इस वजह से भी इनका एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियस वाला फंडा। अब आगे बढ़ते और गाइस बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। स्टार बनाएंगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एक जनरल ट्रेंड है। तो यहां पर जैसा आपने देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो एक जनरल ट्रेंड क्या होगा? तो एक जनरल ट्रेंड होगा दैट विथ increase in atomic number, atomic radius decreases and therefore ionization enthalpy increases। क्या ये बात सबको समझ में आई? आप देख भी रहे हो ग्राफ में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली बढ़ रही है, बट फिर भी आप देखो एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि ऐसी बढ़ गई। जैसे कि एटॉमिक रेडियस में आपको इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा था, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए थी, बट आपको एक इररेगुलर सा ट्रेंड दिख रहा है। तो यहां पर इररेगुलर सा ट्रेंड क्यों है? तो यहां पर अपन स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉलोज एन इररेगुलर ट्रेंड बिकॉज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। अब सर ये रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो देखो मैं आपको समझाता हूं। आपके पास में यहां पर लेट्स इमेजिन 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के, और इसके 1 2 3 4 इसके 3d ऑर्बिटल में लेट्स इमेजिन 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा जब आप इस एटम को बाहर से आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करोगे ताकि ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ऑब्वियसली 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि वो वैलेंस ऑर्बिटल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से चला जाएगा। लेट्स इमेजिन यहां पर ऐसी सिचुएशन है। अब क्या हुआ, 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, देयर इज अ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब यहां पर क्या होगा,
अब यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? 4s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है इट विल जंप टू 3d ऑर्बिटल। काय को जंप करेगा? टू गेन स्टेबिलिटी। क्यों जाएगा वहां पर? ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। स्टेबिलिटी क्यों गेन कर ले? क्योंकि 3d ऑर्बिटल जो है इट इज कंपैरेटिवली मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या होगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी के साथ साथ यहां पर एक रीऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और अब आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर जंप करके वो यहां आकर बैठ जाएगा। तो यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से आप लोगों को रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की भी जरूरत पड़ी। अब क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की भी जरूरत पड़ी तो वो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कहां से आई होगी? ऑब्वियसली जब आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड कर रहे होगे उसी के साथ में इस एटम ने ले ली होगी। भाई इसको मालूम था कि मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से निकालने के लिए 500 किलो जूल की एनर्जी चाहिए और अपने एक इलेक्ट्रॉन को 4s से 3d में भेजने के लिए 100 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम में ही 500 प्लस 100 600 किलो जूल ले लेगा। तो अब अलग अलग एटम का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के नाते सबकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी अलग अलग होगी क्योंकि सबको अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या यह बात सब लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? कोई परेशानी? तो यहां पर जब आप देखोगे तो आप लोग खुद यहां पर ऑब्जर्व करो कि मैग्नीज और आयरन इनकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन सडनली आप देखो कॉपर और कॉपर के बाद जिंक की कम हो गई। अब जिंक की कम क्यों हो गई? अरे भाई जिंक की इसलिए कम हो गई क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी 4s2 3d10 है। अब अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन चला भी जाएगा तो वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 3d में जा नहीं सकता क्योंकि 3d ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। इसलिए जिंक की आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी और फटाक से वो दोनों इलेक्ट्रॉन या तो चाहे तो छोड़ देगा। तो कुछ इस तरीके से मतलब आप लोगों को ये बात को ध्यान रखना है। वैसे हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी वगैरह का ट्रेंड हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम बेटा? अब दूसरी चीज, अब चलो दूसरी चीज की बात करें। आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ जिंक इज सडनली हाई। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है, अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि वाई द आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी फॉर जिंक इज हाई। मैंने यहां पर ग्राफ में आपको जो नीचे बताया था वो 2 आयोनाइजेशन इंथैल्पी के लिए था, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला Zn+1 फिर दूसरा भी निकला Zn+2, तो वो ओवरऑल था। तो अब हम उसको अवॉइड करके यहां पर क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी रखता है कि क्यों आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 हाई है जिंक के लिए। तो बेटा अब एक बात खुद आप बताओ, इसका जवाब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा। अभी जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d10। क्या इससे ज्यादा स्टेबल कुछ हो सकता है? नहीं, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी स्टेबल है। अब तुम जिंक को बोलो कि भाई एनर्जी ले ले, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और +1 में कन्वर्ट हो जा, तो ये 4s1 3d10 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन तो ये भी स्टेबल है, बट इसके मुकाबले ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। तो क्या जिंक चाहेगा कि मैं मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हूं? क्या जिंक चाहेगा कि मैं मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हूं? नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसीलिए यहां पर आप लोगों को जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा हाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बहुत कुछ जवाब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर भी समझा सकते हो सामने वाले को। क्या यह बात समझ में आई बच्चों? मेरे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे प्यारे बकुड़ो, मेरी आंखों के तारों, मेरे टिमटिमाते सितारों, क्या तुम लोगों को यह बात समझ में आ गई? मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि मैग्नीज के लिए, एक क्वेश्चन और आता है
कि मैग्नीज के लिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3, ऐसा लिखना चाहिए कि फॉर मैग्नीज आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3 इज लेस देन फॉर आयरन। वाई? तो इसका क्या जवाब दोगे? देखो, जब मैग्नीज अपने +2 फॉर्म में होगा तब मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d5 होगा। मतलब यहां पर मैग्नीज अभी स्टेबल फॉर्म में है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अब आप मैग्नीज को बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दे, तो अब मैग्नीज जब अपना 3rd इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उस पर +3 चार्ज आ जाएगा। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 और 3d4 हो जाएगा, जो कि मैग्नीज के लिए अनस्टेबल है। तो क्या मैग्नीज स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जाएगा? नहीं, इसलिए इसकी 3rd आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाई होगी। वहीं अगर अपन आयरन की बात करें तो जब आयरन अपने +2 फॉर्म में होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d6 होगा, जो कि अभी अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जैसे हम आयरन को बोलेंगे कि आयरन एक इलेक्ट्रॉन हो दो, तो आयरन चला जाएगा +3 फॉर्म में। आयरन का 4s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। भाई साहब, ये तो स्टेबल हो गया। तो आयरन अनस्टेबल से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक जाने के लिए तुरंत हाँ कर देगा, इसीलिए वो कम एनर्जी लेकर ही अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन बोलेगा टाटा बाय बाय। तो बस यही सवाल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कर पाओगे मेरे बच्चों इस तरीके के सवाल? पक्का? चलो, तो ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी के अंदर एक बात और बात करेंगे, दैट आयोनाइजेशन इंथैल्पी 5d ऑर्बिटल के लिए सबसे ज्यादा होती है, 5d सीरीज के एलिमेंट के लिए, फिर 4d और फिर 3d। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है और 3d सीरीज का साइज सबसे छोटा होता है। तो मैंने आपको जैसा बताया, साइज जितना छोटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी उतनी ज्यादा। तो क्योंकि 4d और 5d सीरीज के अंदर, आपकी 5d सीरीज के अंदर तो f ऑर्बिटल के अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। अरे बाप रे, मैंने उधर 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिया था कहीं पे, सॉरी गाइस, सॉरी, हमको माफ कर दो। यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ना कि 10। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन तो और खतरनाक हो गए। तो यहां पर आपके 5d ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाओगे तो 4f ऑर्बिटल के अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, विच मींस पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब वेरी छोटा साइज, एंड वेरी छोटा साइज मतलब न्यूक्लियस पावरफुल, साइज छोटा, 4f और 5d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नजदीक, यानी कुल मिलाकर एटॉमिक साइज डिक्रीज, न्यूक्लियस पावर में है। तो ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑब्वियसली आप देखो, जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर मिडिल की ओर बढ़ रहे हो, वैसे तो आप देखो इन सबका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसके अंदर केवल एक ही एक्सेप्शनल केस है, वो है स्कैंडियम। ये एक्सेप्शनल केस है कि ये कभी +2 शो नहीं करता। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए इसका आंसर देख लो कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होने के नाते इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 होता है। तो जब हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो इसका 4s0 3d1 हो जाता है। तो अब इस केस में ये इतना ज्यादा अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कि ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अपना d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी छोड़ देता है। और अब क्या अचीव कर लेता है? अब ये अचीव कर लेता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। 3d भी 0 4s भी 0। तो अब स्कैंडियम अपने +3 फॉर्म में मोस्ट स्टेबल फॉर्म में चला गया, इसलिए स्कैंडियम कभी +2 शो नहीं करता, वो हमेशा सीधे +3 शो करता है, तीनों इलेक्ट्रॉन छोड़कर। बाकी के केस में अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं,
जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इंक्रीजेस इन डी ऑर्बिटल, जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल भी आया होगा कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? तो इसका स्टार बना के आंसर लिखो कि जो आपका ns ऑर्बिटल होता है और आपका जो n-1 d ऑर्बिटल होता है, ये जो आपके दो ऑर्बिटल्स होते हैं, इन दोनों के बीच में देयर इज अ वेरी लेस एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो जब इन एटम के पास कोई बाहर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटम आ गया तो वो स्ट्रॉन्ग एटम क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग एटम इसके ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेगा। इसका मतलब यह है कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ ns and n-1 d orbital, ns and n-1 d orbital participates। आ रही बात बच्चों मेरे समझ में आप लोगों को? मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि आपने मेरी शर्ट खींची, लेकिन शर्ट के साथ साथ जो मैंने अंदर बनियान पहन रखी वो भी खींचा गई, क्योंकि शर्ट और बनियान एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। ठीक उसी प्रकार ns और n-1 d इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल पास पास है। जितनी एनर्जी ns के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए चाहिए बाहर, लगभग उतनी एनर्जी n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी खींचने के लिए चाहिए बाहर। तो क्या होगा? ns के साथ साथ n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि जो p ऑर्बिटल्स या जो आपके p ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इट वेरी बाय 2। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, तो अगला 0 होगा, फिर +2 होगा। जैसे सल्फर का -2 होगा तो 0 होगा, फिर +2 होगा, फिर +4 होगा और फिर +6 होगा। तो यहां पर p ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से वेरी कर रहा है, लेकिन आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल बाय 1 ही वेरी कर रहा है। 5 फिर 6 फिर 7। तो ऐसा क्यों? तो बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसका सिंपल 1 लाइनर आंसर लिखोगे, क्योंकि p ब्लॉक के अंदर एक इफेक्ट काम करता है जिसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रीजन। इसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है ns ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे डिनाइज टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। तो जब ns ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन एक साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना करेंगे, तो अगर आप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हो तो सडनली 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने मना कर दिया तो आप सीधे 4 पर आ जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होते हैं। तो क्योंकि p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होते हैं, वो पेयर में ही काम करते हैं, जिसे इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। आप तो 1 लाइनर आंसर लिखकर आना दैट इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। p ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से इसलिए वेरी करता है बिकॉज दे हैव इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डिनाइज टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। बट इन d ब्लॉक एलिमेंट जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर, वो ऑर्बिटल है ns एंड n-1 d। तो इनके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये बाय 1 वेरी करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, और ट्रेंड इन m+2
एंड m की बात करते हैं। इन शॉर्ट ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। एक मेटल जिसके ऊपर अभी +2 चार्ज है, एक मेटल जिस पर अभी +2 चार्ज है और उसने इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को मेटल में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप सभी लोग जानते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, जिस मेटल के ई नॉट की वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जिस मेटल की जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो मेटल उतना ज्यादा अवॉइड करेगा इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस होना। इसका मतलब है वो मेटल उतना ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा। उसका ये मतलब है दैट मोर नेगेटिव is the E naught value of M dipositive than N. It is more stable. That means the matter is more stable in its +2 फॉर्म, यानी उस मेटल को उसके +2 फॉर्म के अंदर बहुत मजा आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। क्या ये बात समझ में आई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो यहां पर अब आप देखो कि ई नॉट की वैल्यू टाइटेनियम की सबसे ज्यादा, यानी टाइटेनियम जब अपने +2 फॉर्म में होगा वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर देगा। देन वेनेडियम की थोड़ी लेस नेगेटिव, देन क्रोमियम की थोड़ी लेस नेगेटिव, लेकिन सडनली मैग्नीज की बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? जवाब दोगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई मेरे को एक बात बताओ, जब मैग्नीज अपने +2 फॉर्म में होगा तो मैग्नीज का 4s तो 0 होगा और 3d5 होगा, मतलब अभी ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। तो मैग्नीज बोलेगा लेट इट बी, मेरे को रहने दो, मेरे को नहीं लेना 2 इलेक्ट्रॉन। तुम अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो फिर मुझे Mn के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें मेरे 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन आपकी नजरों में ये भी स्टेबल है, बट बेटा यहां पर 4s ऑर्बिटल एक नया वैलेंस शेल आ गया ना, और एक ये नया वैलेंस शेल बनाने के लिए थोड़ी सी मगजमारी होगी, थोड़ी परेशानी होगी। अभी मैग्नीज के पास में 4s है ही नहीं, इसका वैलेंस शेल 3rd शेल है, कम शेल है, न्यूक्लियस ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रखा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी उस एस्पेक्ट में थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए मैग्नीज का ई नॉट का वैल्यू आप लोगों को नेगेटिव देखने मिलेगा। आई बात समझ में? देन आप देखोगे डाउन द ग्रुप और लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव, लेकिन कॉपर का सडनली पॉजिटिव हो गया। बोर्ड एग्जामिनर की चांदी चांदी हो गई, और कॉपर के बाद सडनली जिंक का मोर नेगेटिव हो गया। अब जिंक का अगेन क्यों मोर नेगेटिव हो गया? सेम आंसर यू विल गिव, जिंक का भी सेम आंसर यू विल गिव। जिंक जब अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होगा, लेकिन जब आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये बेचारे को भी एक नया पूरा शेल क्रिएट करना पड़ेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। तो इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। इसीलिए जब कोई चीज स्टेबल है तो वो कोई नया टास्क नहीं चाहेगी, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम स्टेबल हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ई नॉट वैल्यू जो होती है ये एक बात और बताती है, ये एक एटम की थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी भी बताती है। मतलब कि जितना ज्यादा ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव होगा, ई नॉट का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में, which means it is very easily stabilized in its aqueous form, यानी पानी में जाने के बाद उसको उतना ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया गया है पानी के द्वारा।
देखो ठीक से इस बात को समझना। इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक मेटल है और वो मेटल अभी अपने सॉलिड फॉर्म में है। आप सबसे पहले इस मेटल को इंथैल्पी प्रोवाइड करोगे सब्लिमेशन वाली, ताकि हम इसे सब्लिमेट कर सकें और हम इसे इसके गैसियस फॉर्म में ले जा सकें। ये एनर्जी मेटल के द्वारा अब्सॉर्ब करी गई। फिर इस मेटल को हमने प्रोवाइड करी आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2, ये भी इसने अब्सॉर्ब करी। अब इस मेटल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को टाटा बाय बाय सी यू टुमारो कर दिया। अब इस मेटल को हम लोगों ने पानी के अंदर डाला, तो यहां पर आप लोगों को क्या देखने मिली? हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये नेगेटिव है और ये रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि जब ये डाई पॉजिटिव आयन पानी के अंदर जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हो कि भाई वाटर के अंदर तो पोलैरिटी होती है। इस तरीके से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। आप देखो इस तरीके से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहां पर जब आपका डाई पॉजिटिव आयन आएगा तो ये ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव इस मेटल को अट्रैक्ट करके बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर लेगा। तो अब ये मेटल अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? तो जब ये स्टेबल होगा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ये बाहर की तरफ रिलीज करेगा, और अब रिलीज कर कर ये अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में एक्वस फॉर्म में चला गया। सो देखने वालों को लगता है कि अरे वाह, ये हो गया इसका डेल्टा एच ओवरऑल। तो एक्चुअली आप लोगों को यह बात ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एच यानी ओवरऑल इंथैल्पी होती है वो सम होती है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी की। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव is the enthalpy of hydration, more negative will be the delta H, यानी ओवरऑल सम उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, एंड हेंस मोर नेगेटिव विल बी द डेल्टा ई नॉट। आई बात समझ में? यानी कि आपने जितनी एनर्जी ली सब्लिमेट होने के लिए, जितनी एनर्जी ली आयोनाइज होने के लिए, अगर आप स्टेबलाइज होने पर पानी के अंदर उससे ज्यादा एनर्जी बाहर छोड़ देते हो, उससे ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज कर देते हो, विच मीन्स कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो, तो यहां पर देयरफॉर उतना ज्यादा आपका एम डाई पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल होगा। क्या यह बात समझ में आई बच्चों? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? तो अब इसका एक जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा, दैट वाई कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे, स्टार बनाकर लिखेंगे, दैट कॉपर डाई पॉजिटिव स्लैश कॉपर का ई नॉट पॉजिटिव इसलिए हो गया because enthalpy of hydration is less negative, which do not overcome the ionization enthalpy and enthalpy of sublimation। इसी का मतलब है कि कॉपर अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मुकाबले पानी के अंदर लेस स्टेबल फील करता है। पानी के अंदर ये लेस स्टेबल फील करेगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? कोई प्रॉब्लम? ओके, बढ़िया। ये एक बार टेबल को गो थ्रू करना। सेम गाइस, अब आप लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एम ट्राई पॉजिटिव स्लैश एम डाई पॉजिटिव पर सवाल आ सकता है। एक एग्जांपल बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी Fe अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में है,
इसे बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेकर Fe डाई पॉजिटिव बना ले। तो अब यहां पर देखो, इस कंडीशन में अपन आयरन की वैल्यू सर्च करते हैं। आयरन का ये रहा ये रहा अपना आयरन, और आयरन की वैल्यू हो गई प्लस 0.77। आयरन की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस 0.77। वही मैग्नीज को बोला कि मैग्नीज तू अपने +3 फॉर्म में है, तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले और Mn+2 में कन्वर्ट हो जा। और यहां पर आप देखो मैग्नीज की ये वैल्यू प्लस 1.57 है। क्या है? प्लस 1.57। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जितनी ज्यादा नेगेटिव आपकी वैल्यू होगी, मेटल उतना ज्यादा मना करेगा इलेक्ट्रॉन लेने से, क्योंकि वो कहेगा कि मैं अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल हूं। अब यहां पर देखो, आयरन से बोला इलेक्ट्रॉन ले ले और ये बन जा, इसने बोला ये। मैग्नीज से बोला इलेक्ट्रॉन ले ले, ये बन जा, इसने बोला ये। इन दोनों में से मोर पॉजिटिव ये है, मतलब कि मैग्नीज ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आयरन एज कंपेयर टू मैग्नीज, लेकिन आयरन एज कंपेयर्ड टू मैग्नीज ट्राई पॉजिटिव will not accept the electron। तो यार इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या बोला था मैंने चैप्टर की शुरुआत में? 95% जवाब क्या है? 95% जवाब है मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन का +3 फॉर्म में जब आप ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो 4s0 3d5 होगा। मेरे भाई ये बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अगर तुमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बेचारा 3d6 हो जाएगा, विच बिकम्स अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आयरन बोलेगा कि अरे यार तुम मेरे को मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बना रहे हो यार, ये तो गलत बात है यार। इसलिए ये लेस पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने में आनाकानी करेगा। ले लेगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आती तो फेंक देता, नहीं करना। लेकिन मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d4 है। भाई साहब ये अनस्टेबल है, ये खुश नहीं है जैसी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 4s0 3d5 हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीज ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में अनस्टेबल है, वो चाह के एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। आगे बढ़ते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की तरफ। भाई इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, दैट व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। पहला बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा क्योंकि इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, और तीसरा ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये 3 कारणों की वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हाबर प्रोसेस में आयरन एक कैटलिस्ट है अमोनिया बनाने के लिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड आप देख सकते हो, ये वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो है ये एक बहुत अच्छा, जिसको बोलना चाहिए कैटलिस्ट है, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करता है। अगली होती है गाइस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आप सभी लोग जानते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में म्यू का मतलब क्या होता है? म्यू की यूनिट होती है बीएम, जिसका मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। म्यू इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो उसका मतलब यह है कि ये भाई साहब डायमैग्नेटिक नेचर के हैं, यानी इनके पास में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेट की तरह काम करने लगेंगे। और ये सब किस पर डिपेंड करेगा? ये सब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। अगर आपके ट्रांजिशन मेटल के पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसका सब कुछ 0 हो जाएगा और वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप लोगों को इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी दिखेगा और ये सब पैरामैग्नेटिक नेचर के हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर आपके पास में 0 हो गया तो ये वाला कंपाउंड फिर आपका क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन जैसा मैंने आपसे कहा,
जस्ट चेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया कि भाई ZnCl2 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो ZnCl2 में जिंक पर +2 चार्ज है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, देखो कोई एनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं तो जीरो कर दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, गाइस बिल्कुल सेम तरीका है पहचानने का। अगर आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप कलरलेस हैं। अगर आपके पास में अगेन यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप कलरलेस हैं। लेकिन अगर आपके पास में कलर है, विच मींस आपके पास में कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। यहां पर गाइस एक छोटी सी बात ध्यान रखना, यहां पर गाइस एक छोटी सी बात याद रखना कि जब आपका d ऑर्बिटल होता है, मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यह चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इस d ऑर्बिटल में लेट से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये कलर कैसे शो करेगा? तो एक्चुअली क्या होगा, जब आपका d ऑर्बिटल यानी जब आपका ये मेटल किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि मान लो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, तो इस बॉन्ड बनने की वजह से ये d ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट जाएगा। ऊपर वाले को बोलेंगे Eg और नीचे वाले को बोलेंगे T2G। मतलब कि dxy, dyz और dzx ये तीनों एक जैसे ऑर्बिटल्स अलग अलग हो जाएंगे, और ये जो ऊपर वाले दो ऑर्बिटल हैं dx² y² और dz², ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये एक जैसे अलग हो जाएंगे। ये सब नॉन एक्सियल की कैटेगरी में आते हैं और ये सब एक्सियल की कैटेगरी में आते हैं। हम इसको d ऑर्बिटल में सीखेंगे ठीक से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये T2G की एनर्जी कम होने की वजह से राइट नाउ इलेक्ट्रॉन इसमें है, लेकिन जब आप इन्वायरमेंट से एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये जिस फ्रीक्वेंसी की या जिस वेवलेंथ की एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ये उस वेवलेंथ की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो जाएगा, और अब एक्साइट होकर ये अपने T2G को छोड़कर पहुंच जाएगा Eg के अंदर। और अब यहां पर ये एक्साइट हो गया और इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, यानी एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जंप करके चला जाना इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन। क्या यह बात समझ में आई? अब एक बात ध्यान रखना, इसने जिस वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करी है, इसने जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब करी है, यह उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यह उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दुनिया के सामने रिफ्लेक्ट करेगा। गाइस कैन यू इमेजिन कि मेरी टी शर्ट आप तुमको जो येलो कलर की दिख रही है, यह कौन से वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब कर रही है? ये वेवलेंथ कौन से कलर की अब्सॉर्ब कर रही है? ये वॉयलेट कलर की लाइट अब्सॉर्ब कर रही है। आज मेरे आसपास जो विजिबल रेडिएशन है, मुझ पर ये जो व्हाइट लाइट गिर रही है जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर है, उसमें से वॉयलेट पोर्शन की लाइट मेरी टी शर्ट अब्सॉर्ब कर रही है। तो वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो होता है, इसलिए आपको मेरा टी शर्ट येलो कलर का दिख रहा है। तो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर का चार्ट सिखा रहा हूं, एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। वॉयलेट लिखेंगे, इंडिगो छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे ब्लू, फिर लिखेंगे ग्रीन, फिर लिखेंगे येलो, फिर लिखेंगे ऑरेंज और फिर लिखेंगे रेड। ये आपने विबग्योर लिखा। अब अगर आपने वॉयलेट कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो आपका येलो कलर कॉम्प्लीमेंट्री दुनिया को दिखेगा। वही अगर आप येलो कलर की लाइट अब्सॉर्ब कर रहे हो तो वॉयलेट कलर दुनिया को कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा। अगर आपने ब्लू कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो दुनिया को ऑरेंज दिखेगा। यानी जो तुम ऑरेंज खाते हो संतरा छील के, तो वो ऑरेंज जो होता है वो ब्लू कलर की लाइट अब्सॉर्ब करता है, तभी ऑरेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जो ब्लू कलर जो आपको दिखता है चीजों में, वो ऑरेंज रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहे हैं ताकि ब्लू कलर दिख सके। सिमिलरली अगर आपने यहां पर ग्रीन कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो आप रेड कॉम्प्लीमेंट करोगे, और रेड अब्सॉर्ब करी है तो ग्रीन कॉम्प्लीमेंट करोगे, और इस तरीके से आप लोगों को कलर दिखाई देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये चीज समझ में आ गई? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने इतना कर लिया है
एंड गाइज बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, आप लोगों को क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। और वही कि इसकी वैल्यू कम क्यों, ई नॉट की वैल्यू ज्यादा क्यों, ई नॉट की वैल्यू कम क्यों। तो आपको ई नॉट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको ये ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, आपको एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, ये सब लिखते आ गया। तो आप मान के चलो आपके पूरे नंबर पक्के। अब गाइस कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसकी प्रिपरेशन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, या तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में नहीं आएगा तो वर्ड स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा। कैसे? ये बोला जाएगा अ क्रोमाइट ओर ऑफ आयरन इज ट्रीटेड विथ अ सोडियम बाइकार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स अ कंपाउंड ए with Fe2O3 and a gas is released with brisk effervescence. Now that compound when treated with an acid gives Na2Cr2O7, which on treatment with B gives an orange color compound C. आई बात समझ में? तो गाइस ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, 3 स्टेप में हम लोगों ने करी है। आपको इसे एज इट इज याद करना होगा। आपको ये जो केमिकल रिएक्शन है 3 स्टेप पूरी डिटेल में इसको नोट कर लो। 4 मोल्स ऑफ FeCr2O4 को जब 8 मोल्स ऑफ Na2CO3 और 7 मोल्स ऑफ वाटर के साथ जब हमने ट्रीट किया तो हमें 8 मोल्स ऑफ Na2CrO4 मिला, Fe2O3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। इस सोडियम क्रोमेट को H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो हमें मिला सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, विच ऑन ट्रीटमेंट विथ KCl हमें मिला K2Cr2O7। आगे बढ़ते हैं। और अब गाइस एक इंटरेस्टिंग बात, एसिडिक मीडियम में जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग एक्शन चेक करोगे, एक बात रट लो कि आपके पास में Cr2O7 डाई नेगेटिव फॉर्म में है। जब भी ये एसिडिक मीडियम में होगा ये हमेशा इस तरीके से Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट नाउ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से 7 2 14 -14 जाएगा +14 तो 12 6, हाँ ये हो जाएगा Cr+3 में कन्वर्ट। क्या ये बात समझ में आई? ये Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेफिनेटली आप यहां पर जो वाटर के जो प्रोटॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहां से ऑक्सीजन लेकर एक दूसरा प्रोडक्ट आपको वाटर बना के देगा। ऑब्वियसली यहां पर आपको 14H+ लेना पड़ेगा। मैं यहां पर थोड़ा सा इसको स्पेस बना के लिख देता हूं। तो यहां पर आप लोगों को 14H+ लेना पड़ेगा तो 7 मोल्स वाटर बाहर हो जाएगा। अब ये क्लियरली हो गया कि क्रोमियम +3 से +2 में रिड्यूस हो गया। अब भाई अगर ये रिड्यूस हुआ है तो दूसरे लोगों को तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो अब अगर इसके सामने आपने आयरन ले लिया डाई पॉजिटिव फॉर्म में, तो बताओ आयरन का अगला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सर +3, लो आयरन +3 में कन्वर्ट हो गया, हो गई तुम्हारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। फिर बताओ सर आयोडीन ले लिया, आयोडाइड, तो मैं तो जानता हूं कि आयोडीन -1 के बाद 0 में जाता है, आयरन -1 के बाद 0 में जाएगा, 0 के बाद फिर +1 +3 +5 +7, 0 में जा रहा है ना -1 के बाद। तो यहां पर क्योंकि आयोडाइड है ये -1 के बाद 0 में जाएगा, ये देखो आयोडीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस रिएक्शन को आपको याद करना है और स्पेशली इसके स्ट्रक्चर को।
यहां पर जब आप Cr2O7 का ट्रीटमेंट एसिड और वाटर के साथ करोगे, ये CrO5 बनाएगा, दैट इज क्रोमियम परऑक्साइड, जो कि एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होगा, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दिखाई देगा। CrO5 देखकर इंसान सोचेगा सर ये तो 10 होगा। 10 नहीं होगा, ये परऑक्साइड है। इस स्ट्रक्चर को देखो, एक ऑक्सीजन के साथ तो क्रोमियम का डबल बॉन्ड है, लेकिन बाकी सबके साथ इसका सिंगल बॉन्ड है। तो +2 3 4 5 6 नेट कितना हो गया? +6। तो यहां पर आपके क्रोमियम पर नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। यानी आपके क्रोमियम ने बॉन्ड कितने बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ? 4 बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो ये एक चीज है। फिर पोटेशियम पर मैग्नेट की तरफ चलते हैं। अगेन जैसा मैंने कहा, इसका प्रिपरेशन आपको याद रखना है। एक और होता है जिसका नाम होता है पायरोल्यूसाइट। सो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड पायरोल्यूसाइट नाम का एक और होता है, जिसका ट्रीटमेंट KOH और वाटर के ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। इस पोटेशियम मैग्नेट का ट्रीटमेंट एसिड के साथ करेंगे तो पोटेशियम परमैग्नेट बन जाएगा। MnO2 बाहर, वाटर बाहर। ये 2 स्टेप की रिएक्शन, ये भी वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आएगी, इसको याद कर लेना प्लीज बच्चा, इसको रट लेना। अगली प्रिपरेशन कमर्शियल आती है, इसमें अगेन आपको पायरोल्यूसाइट लेना है, एयर की प्रेजेंस में KOH डालना है, तो मैग्नेट आयन बनेगा। इस मैग्नेट आयन का अल्कलाइन सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको परमैग्नेट मिल जाएगा। सेम रिएक्शन लेबोरेटरी लेवल पर कैसे बनाएंगे? तो आप यहां पर Mn डाई पॉजिटिव ले लो। Mn डाई पॉजिटिव जैसे आपने यहां पर MnCl2 ले लिया, MnSO4 ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया। तो आप जब M डाई पॉजिटिव लोगे, M डाई पॉजिटिव का ट्रीटमेंट आपको करना है परऑक्साइड डाई सल्फेट के साथ, S2O8 डाई नेगेटिव के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको डायरेक्टली KMnO4 मिल जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, 10 मोल्स ऑफ SO4 बाहर और 16H+ बाहर। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, एंड ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार आई है कि अगर आपने KMnO4 को 513 केल्विन पर हीट किया, तो जो भी आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी ना, ये देखो MnO4, MnO2 और H2O, ये बन गया था MnO4 डाई नेगेटिव से, तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर MnO4 513 केल्विन पर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट नॉट पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाकर देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। इसमें मैग्नीज पर +7 चार्ज है, यहां पर मैग्नीज पर +4 चार्ज है। ये एक प्रकार की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें मैग्नीज ऑक्सीडाइज, मतलब नॉट डिसप्रोपोर्शनेशन, आई एम सॉरी, हम इसको डिसप्रोपोर्शनेशन थोड़ी लेंगे, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन में तो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दोनों हो रहा है। यहां पर +6 मिल रहा है और +4 मिल रहा है, तो यहां पर अपने को दोनों चीजें मिल रही है, दोनों में ही ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक मीडियम में। गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, MnO4 नेगेटिव अगर आपने एसिडिक मीडियम में डाला तो वो अपने +7 फॉर्म से हमेशा +2 फॉर्म में जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब आप यहां पर जितने Mn के आयंस लोगे, जैसे आपने 2 लिए तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, तो 16H+ लेकर 8 मोल्स वाटर बनाकर बाहर कर दो, इसको 2 कर दो, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बताओ, आपने फॉर एग्जांपल आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट किया, तो पहले देखो मैग्नीज खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये दुनिया वालों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब आयोडीन अगर -1 पर है तो ये नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका ऑक्सीडाइज होगा 0, ये बन गया आपका आयोडीन। वही सेम प्रोसेस,
लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रल मीडियम की बात करें या अल्कलाइन मीडियम की बात करें, तब आपका मैग्नीज +7 से +2 नहीं बल्कि +4 में कन्वर्ट होगा। और ये स्टार बना लो, ये रिएक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी जाती है और हो सकता है इस साल भी आए। आयोडीन क्या करेगा? आयोडीन अब यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं बल्कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडेट बनाएगा, और क्योंकि बेसिक मीडियम में तो OH नेगेटिव बाहर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। गाइज आप सभी लोग जानते हो कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर यहां पर जो आपका ब्लॉक होता है स्कैंडियम, वाइट्रियम, देन यहां पर आता है आपका लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। एटॉमिक नंबर 57 के बाद जस्ट अगला एलिमेंट आता है हैफनियम जिसका एटॉमिक नंबर 72 हो जाता है। तो लेंथेनम और हैफनियम के बीच में आने वाले ये 14 एलिमेंट ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली यहां पर आता है मेरे प्यारे बच्चों कुछ मिस्टेक है यहां पर, इस पीरियोडिक टेबल में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। लेंथेनम, हैफनियम और फिर एक्टेनॉइट, एक्टेनियम से रदरफोर्डियम। हाँ, यहां पर आएगा अपना अगला एक्टेनियम एटॉमिक नंबर 89 से आएगा अगला रदरफोर्डियम एटॉमिक नंबर 84। इनके बीच के भी जो 14 एलिमेंट होते हैं ये 14 एलिमेंट कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम 6 शेल पर पहुंचते हो, जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम लेंथेनम पर पहुंचते हो तो लेंथेनम वाले केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d1 हो जाता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल 6s के बाद हमें इलेक्ट्रॉन 4f में भरने चाहिए, फिर हमें 5d में जाना चाहिए। इसीलिए लेंथेनम के बाद में जो अगला एलिमेंट टेक्निकली आता है जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है वो होता है सेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58 होने के नाते 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद हम उसके 4f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहले रखते हैं। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? हम उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहले 4f ऑर्बिटल के अंदर रखते हैं और 4f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखने के बाद फिर हम उसके 5d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और फिर सेरियम से लेकर लूटेटियम नाम के एलिमेंट तक जो हमें 14 एलिमेंट मिलते हैं उन्हें हम लेंथेनॉइड्स का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेंथेनम नाम के एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट से, इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारे सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इनके क्योंकि 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा जाता है इसे 4f सीरीज भी बोला जाता है या लेंथेनॉइड सीरीज भी बोला जाता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f 1 से 14, 5d 0 से 1, 6s2 होता है। गैडोलिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम सोचते हैं कि 6s2 5d0 4f8 होता है, लेकिन नहीं, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी रीजन 4f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उसका हाफ फिल्ड हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। तो 4f को हाफ रखने के लिए जो अगला इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर रखकर 8 करने वाले थे वो हम इसमें ना रखते हुए इसमें रख के इसको 5d1 कर देते। तो ये एक्सेप्शनल केस है। एटॉमिक साइज लेंथेनॉइड का भी सेरियम से लेकर लूटेटियम तक लगातार डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 4f ऑर्बिटल में लगातार इलेक्ट्रॉन रखना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है।
इनकी दो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। हर एक एलिमेंट +3 शो करता है, पर कुछ +4 और कुछ +2 भी शो करते हैं। अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ध्यान रखना, इस ग्रुप के जो इनिशियल मेंबर्स होते हैं, इस ग्रुप के इनिशियल मेंबर जस्ट लाइक कैल्शियम बिहेव करते हैं, बट जो हैवियर मेंबर्स होते हैं, बट इसके जो हैवियर मेंबर होते हैं वो एल्यूमिनियम +3 की तरह बिहेव करते हैं, और इनकी सारी रिएक्शन एल्यूमिनियम की तरह ही होती है, जिसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करें। किसी भी लेंथेनॉइड को अगर आप हेलोजन के साथ ट्रीट करोगे तो क्योंकि लेंथेनॉइड हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये LnX3 बनाएंगे। जैसे AlCl3 बनाएगा वैसे ये LnCl3 बनाएंगे। एसिड के साथ अगर ट्रीट करोगे तो भी ये LnX3 बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। ऑक्सीजन के साथ ये Ln2O3 बनाएंगे लाइक Al2O3। सल्फर के साथ ये Ln2S3 बनाएंगे। नाइट्रोजन के साथ ये LnN बनाएंगे क्योंकि इस पर +3 चार्ज होता है। कार्बन के साथ LnC2 बनाएंगे और वाटर के साथ LnOH3 बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। एक्टेनॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो एक्टेनॉइड्स का पहला मेंबर टेक्निकली थोरियम होता है, एटॉमिक नंबर 90, जिसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम 7s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद 5f में 1 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, क्योंकि एक्टेनियम के तो 7s में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 6d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए हम इसको तो d ब्लॉक में कंसल्ट करते हैं, लेकिन थोरियम से लॉरेंसियम तक हम लोग f के अंदर कंसीडर करते हैं। ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, इन्हें 5f सीरीज एलिमेंट बोला जाता है। एक्टेनियम के बाद पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें भी एक्टेनॉइड बोला जाता है। ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होता है, 6d01 7s2 और 5f 1 से 14। लेकिन क्यूरियम इसका एक एक्सेप्शनल केस है, अगेन बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी रीजन हम इसके f में 8 ऑर्बिटल की जगह 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 6d के अंदर रख देते हैं। सो दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर अगेन एटॉमिक साइज आप थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक देखोगे तो डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 5f ऑर्बिटल के अंदर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट और पुअर होता है। इनफैक्ट एक्टेनॉइड का एटॉमिक साइज डिक्रीज होना यानी एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि 5f ऑर्बिटल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो बिल्कुल स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करते। 4f ऑर्बिटल के तो फिर भी हल्के फुल्के करते हैं, इसके तो बिल्कुल ही नहीं करते। ये सब भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। इसके अंदर भी 5f ऑर्बिटल 6d ऑर्बिटल और 7s ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी कम होती है, इसीलिए सारे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जस्ट लाइक d ऑर्बिटल। इस पर बोर्ड एग्जाम में सवाल आया था, स्टार बना के लिख लेना। ठीक है गाइस, एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। नाउ आई रिक्वेस्ट कि आप इसका मेरे साथ में एक बार PYQ सेशन जरूर से फॉलो कर लें और इस पूरे रिवीजन सेशन को ठीक से देख लें। मिलता हूं आपसे PYQ सेशन में। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, डाउनलोड कर लो, पढ़ते रहो। बाय बाय।